जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है अपना सामान्य ज्ञान का, और सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि पिरामिड किस देश में स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, म्यांमार में, जापान में, श्रीलंका में या फिर मिस्र में। ठीक है, तो पिरामिड का देश या पिरामिड किस देश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिस्र के अंदर। ठीक है, मिस्र के अंदर एक शहर है गीजा, और उस शहर के अंदर जो विश्व के प्रमुख 3 पिरामिड है वो वहां स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका से। अगला क्वेश्चन अपना कि सबसे अधिक मात्रा में केसर कहां से मिलता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर आसाम। ठीक है, तो भारत में जो केसर का उत्पादन है वो सबसे अधिक कहां पर होता है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन अपना कि लोधी वंश के संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लोधी वंश की स्थापना या लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोधी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि जो लोधी वंश का जो आखिरी शासक था वो इब्राहिम लोधी था। अगला क्वेश्चन अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब पहुंची। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1608, 1600, 1498 या 1612। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो इसमें 2 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और ये भारत कब पहुंची। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 के अंदर और ये भारत पहुंची थी 1608 के अंदर। तो अपना जो क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये भारत कब पहुंची, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1608 में। ठीक है, और देखो इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन और बनता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का सम्राट कौन था। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 के अंदर, तब भारत का सम्राट था अकबर। ठीक है, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तब भारत का सम्राट कौन था, फिर उसका आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इन दोनों का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपना, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हामिद अंसारी या डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इनमें से कौन से राष्ट्रपति है जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पद 2 बार संभाला, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो 1952 से लेकर 1962 तक, ठीक है, 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन अपना, किस खेल के खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल, कॉर्कबॉल या फिर बेसबॉल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा खेल है जिसका जो ग्राउंड है या परिसर है उसको डायमंड कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल के ग्राउंड को डायमंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 7 दिसंबर, 8 मार्च, 8 अप्रैल या फिर 10 दिसंबर। ठीक है, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जबकि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर सिक्किम। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। ठीक है, और ये ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर या
सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। अगला क्वेश्चन अपना कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो हाल ही में जो पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें पंजाब के अंदर किस पार्टी ने सरकार बनाई थी, तो फिर उसका आंसर होगा आप। ठीक है, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, जिन्होंने 117 में से 92 सीटें जीती है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी ने। और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है वो कौन बने, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवंत मान। अगला क्वेश्चन अपना कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष। ठीक है, तो सामान्य रूप से जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल होता है 5 साल का, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की ही मर्जी पर ही राज्यपाल काम करता है, यानी राष्ट्रपति जब भी चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन अपना कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह या फिर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो भारत रत्न पाने वाले जो पहले खिलाड़ी है वो कौन है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को 2014 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन अपना जीके का कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जातीय संसद, राष्ट्रीय पंचायत, नेशनल पीपल्स कांग्रेस या फिर डाइट। ठीक है, तो इनमें से बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातीय संसद। ठीक है, देखो सेकंड ऑप्शन दे रखा अपने पास राष्ट्रीय पंचायत, ये नेपाल की संसद का नाम है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है अपने पास नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये चीन की संसद का नाम है। और लास्ट में अपने पास ऑप्शन है डाइट, ये जापान की संसद का नाम है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देंगे कि रूस की संसद का नाम क्या है। सेकंड पार्ट अपना साइंस का, और साइंस का क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस जीव का सफेद रक्त होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छिपकली, तेलचट्टा, घरेलू खटमल या फिर मच्छर। तो इनमें से कौन सा जीव है जिसके अंदर सफेद रक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉकरोच। ठीक है, खटमल या तिलचट्टा है। ठीक है, तिलचट्टे के अंदर सफेद रक्त होता है। अगला क्वेश्चन अपना वे ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हिमांक, क्वथनांक, कांतिक माप या फिर त्रिक बिंदु। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प तीनों ही संतुलन में रहते हैं उसको कहा जाता है उस पानी का त्रिक बिंदु मान। ठीक है, और ये होता है 273.16 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन अपना कि इस्पात में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। ठीक है, तो देखो स्टील के अंदर जो ध्वनि का वेग है वो सबसे अधिक होता है, और कितना होता है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5000 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड या फिर 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्टील में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 5000 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि 1500 मीटर पर सेकेंड ये पानी के अंदर ध्वनि की चाल होती है, और 332 मीटर पर सेकेंड ये हवा के अंदर ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सफेद, लाल, पीला या फिर नारंगी। ठीक है, तो सूरज के अंदर से जो प्रकाश निकलता है उसका रंग कैसा होता है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, सफेद रंग। अगला क्वेश्चन अपना टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लूटूथ टेक्निक, इंफ्रारेड तरंग, लेजर तकनीक या फिर अल्ट्रासोनिक तरंग। ठीक है, तो जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड वेव, या इसको हिंदी में कहा जाता है अवरक्त तरंगों के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0.24, 0.44, 0.54 या फिर 0.64। ठीक है, तो एक जूल के अंदर कुल कितनी कैलोरी होती है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मेंडलीव, लोबेराइनर, लोथल मेयर या फिर न्यूलैंड्स। ठीक है, तो जो तत्वों का पहला वर्गीकरण है वो किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोबराइनर ने। अगला क्वेश्चन अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मार्बल, सीमेंट,
जिप्सम या फिर चूना पत्थर। ठीक है, तो पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिप्सम से। और पीओपी का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगला क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज और तांबा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये स्टील जो है वो मिश्र धातु होती है किसकी? स्टील के अंदर एक तो आयरन होता है, क्रोमियम, निकल और कार्बन, ये चारों स्टेनलेस स्टील या स्टील के अंदर होता है। ठीक है, जबकि जो पीतल है, पीतल के अंदर किस किस का मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दे रखा अपने पास ब्रॉन्ज या जिसको हिंदी में बोलते हैं कांसा, और ये कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन की। ठीक है, और अपना डी ऑप्शन दे रखा है तांबा। ठीक है, तांबा एक धातु है, ये एक मिश्र धातु नहीं है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना पटाखे का विस्फोट उदाहरण है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, वाष्पन का, दहन का, वर्षण का या फिर अपघटन का। ठीक है, तो पटाखे का जो विस्फोट होता है वो एक दहन क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो ओजोन परत को नष्ट करता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन या फिर क्लोरीन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्न में से सबसे छोटा जीव है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या फिर यीस्ट। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा जीव है अपनी पृथ्वी का, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। और ध्यान रखना माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका भी है। अगला क्वेश्चन अपना मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, कुत्ता, बकरी, बिल्ली और गाय। ठीक है, तो इनमें से मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा जानवर है जिसको पालतू बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुत्ते को। अगला क्वेश्चन अपना कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पोटेज, लाइपेज, पेप्टिडेज या फिर एमाइज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमाइज। और लास्ट क्वेश्चन अपना साइंस का कि मानव शरीर में किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कान, घुटना, उंगली और नाक। ठीक है, तो सबसे छोटी हड्डी आएगा यहाँ पर। ठीक है, दे नहीं रखा है सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है, तो अपने शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पर होती है? कान के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? स्टेपिस। ठीक है, ये सबसे छोटी हड्डी है जो कान के अंदर पाई जाती है। और सबसे बड़ी जो हड्डी है अपने शरीर की वो पैर की जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम है फीमर। तीसरा पार्ट अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। ठीक है, क्या कहा इसने? आय और व्यय। ठीक है, आय का अनुपात है 10 और व्यय का अनुपात है 7। ठीक है, तो देखो आय के दो हिस्से होते हैं हमेशा, एक तो बचत होता है, दूसरा व्यय होता है। तो अगर व्यय 7 है तो बचत कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, अब 10 में से वो 7 7 को खर्च कर देता है और 3 की बचत करता। अब इसने कहा यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये है, तो वास्तव में जो ये अनुपात दे रखा है इसके नीचे व्यय लिख दो। ठीक है, जो अनुपात के जो नीचे मान दे रखा है वो उसका ओरिजिनल या फिर वास्तविक मूल्य होता है। ठीक है, तो वास्तव में व्यय कितना है? 10,500। तो बताओ उसकी बचत कितनी होगी? ठीक है, बचत के नीचे x मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 को 1 से गुणा किया तो 7x बराबर 10,500 को गुणा करेंगे हम 3 से, और ये 7 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट दो और बचत पता चल जाएगी हमें। ठीक है, देखो 7 एक कम 7, बच गया 3, 7 5 35, 2 जीरो का 2 जीरो, और 1500 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4500 रुपये। तो उसकी जो बचत है वो कितनी होगी? 4500 रुपये। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 0.6, 0.06, 0.006 का लघुत्तम ज्ञात करो। ठीक है, लघुत्तम मतलब एलसीएम हमें पता करना है। देखो अगर कोई संख्या पॉइंटों में दे रखी है, जैसे अपने पास दे रखा है 0.6, 0.06 या 0.006। ठीक है, अगर संख्या पॉइंटों में दे रखी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अधिकतम पॉइंट के बाद कितनी संख्या है उतने ही संख्या हमें सब नंबरों में करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ अधिकतम कितनी संख्या है? 3,
तो यहाँ पर एक जीरो लगाकर 3 बना दो और यहाँ भी 2 जीरो लगा के अधिकतम संख्या 3 3 हो गई। अब सबका पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। तो इधर हो गया अपने पास 600 बटा 1000, इधर हो गया अपने पास 60 बटा 1000 और इधर हो गया अपने पास 6 बटा 1000। अब ये जो नंबर है अपने पास किस में आ गया, भिन्न के अंदर। और भिन्न का जो एलसीएम है वो कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है यहाँ पर एलसीएम। तो अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम होता है एलसीएम बटा एचसीएफ, ठीक है। अब देखो नीचे यहाँ सब में कॉमन 1000 है तो एचसीएफ कितना होगा इसका, 1000 ही होगा। और ऊपर जो नंबर है 600, 60 और 6, इसका हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 600 के अंदर 60 और 6 दोनों का भाग जाता है तो एलसीएम कितना होगा इसका 600। अब 600 में अगर हम 1000 का भाग देंगे तो अपने पास ये जो नंबर है पॉइंटों में वापस एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो इन तीनों नंबरों का जो एलसीएम क्या हो जाएगा वो 0.6। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 1 + 2 + 3 + 4 + 100 तक का योग क्या होगा, ठीक है। देखो 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग, ठीक है। जो 1 से शुरू होती है उसको बोलते हैं क्रमागत संख्या, और क्रमागत संख्याओं का जो योग होता है, क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक है, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है n कोष्ठक n + 1/2, ठीक है। जहाँ n होता है कुल पदों की संख्या, तो 1 से लेकर 100 तक कुल कितने पद होते हैं, 100 पद, ठीक है। तो n की जगह हम लिखेंगे 100, वापस 100 + 1/2, ये हो जाएगा अपने पास 100 × 100 और 1 101/2। देखो यहाँ कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा 50 बार, और 50 को अगर हम 101 से गुणा करते हैं तो ये अपने पास आता है 5050, ठीक है। तो 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 5050। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि किसी संख्या को √0.25 से विभाजित किया जाए तो भागफल 25 प्राप्त हो, ठीक है। तो देखो उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x। अगर हम इसमें भाग देंगे √0.25 का तो हमें बराबर में भागफल कितना मिलेगा, 25। ये सवाल, यहाँ से हमें x का मान पता करना है, ठीक है। देखो √0.025 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ये हो जाएगा अपने पास x बटा, ठीक है, यहाँ पॉइंट का पॉइंट और 25 का रूट होता है 5, ठीक है, बराबर है 25। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x का मान हो जाएगा x बराबर 0.5 को हमें गुणा करना है 25 से, ठीक है। देखो पॉइंटों की गुणा कैसे करते हैं, कुछ देर के लिए भूल जाओ, संख्या में पॉइंट नहीं है तो यहाँ अपने पास 5 और ये 25, तो 25 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 125, ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है, इधर कुछ नहीं तो एक ही संख्या है, एक संख्या इकाई के अंक से छोड़कर पॉइंट लगा दो तो x का मान क्या हो जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है कि एक संख्या को उसी के 2/3 में जोड़ने पर मूल्य 150 आता है तो वे संख्या क्या होगी, ठीक है। देखो संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x। उसी के 2/5 मतलब किसके, x का 2/3, ठीक है, 2/3 में अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 150, ठीक है। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। देखो ये हो जाएगा x प्लस का मतलब होता है गुणा, और x को 2 से गुणा किया तो 2x/3 बराबर है 150, ठीक है। सब का एक साथ एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा अपने पास 3। 1 का भाग 3 में 3 बार जाता है, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, फिर 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 को 2 से गुणा किया तो 2x बराबर 1 का 3 में 3 बार जाता है, और 3 को अगर हम 150 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 450। जब सबका एक साथ एलसीएम लेते तो एलसीएम कट जाता है, 3x और 2x, 5x बराबर 450। ये 5 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में, 5 9 45, 0 का 0, तो वो संख्या कितनी होगी 90। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अपना कि 15 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो पुरुष कितने हैं 15, और इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये 20 दिन में। इसने कहा ऐसी कितने पुरुष है जो इसी काम को पूरा करने में 5 दिन अधिक लेंगे। देखो ये पहले 20 दिन में कर रहे थे, अब वो 5 दिन ज़्यादा लेंगे, मतलब कितने दिन लेंगे वो 25 दिन। तो बताओ 25 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, x। व्यक्ति और समय में हमेशा सीधा गुणा होता है, तो ये हो जाएगा अपने पास 25x बराबर 15 × 20, ठीक है। ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, और ये 25 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। दोनों 5 से कट रहा है, 5 × 25 और 5 × 15 और 5 का भाग 20 में 4 बार, और 4 को 3 से गुणा किया तो 12। कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, 12। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना किसी वर्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखो एक पहिया है
वर्त का आकार का, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 1.75, ठीक है, त्रिज्या इसकी 1.75। इसने कहा 11 किलोमीटर की दूरी इसको तय करनी है तो कितने चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है एक चक्कर, और एक चक्कर हमेशा क्या होती है उसकी परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। तो 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 और r दे रखी है इसकी 1.75 मीटर, ठीक है। देखो यहाँ इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100। अब ये नंबर कटता है, देखो ये 25 से कटता है, 25 7 175 और 25 चौक 100, 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 का भाग 22 में 11 बार, यानी वो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 11 मीटर, ठीक है। अब देखो इसने कहा 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसको, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे जब वो एक चक्कर लगाता है तब उसकी दूरी होती है टोटल 11 मीटर, और उसको जाना है 11 किलोमीटर की दूरी, तो बताओ कितने चक्कर लगाएगा x। अब देखो यहाँ पर मीटर है और नीचे किलोमीटर है, तो इसको बराबर कर लो और हमेशा बड़ी इकाई को छोटी में बदलो, यानी किलोमीटर को मीटर में बदल दो। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर में 11000 मीटर। अब इसको वजर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास 11x बराबर 11000 को 1 से गुणा किया तो 11000 और गुणा में 11 भाग में चला जाएगा, और 11000 में 11 का भाग जाता है 1000 बार, तो कितने चक्कर लगाएगा 1000 चक्कर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, यदि किसी वृत्त की परिधि दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने कहा एक वृत्त है, अगर इसकी परिधि को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, जो पहले परिधि थी उसको दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक वृत्त है, अगर उसकी त्रिज्या को, ठीक है, जो उसकी रेडियस होती है उसको अगर दुगना कर दे तो उसकी परिधि भी दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो इसने कहा कि इसकी परिधि को दुगना कर रहा है, तो यहाँ पर रेडियस को दुगना करो या फिर इसकी त्रिज्या को दुगना करो या फिर इसकी परिधि को दुगना करो, बात बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर एक वृत्त की परिधि को अगर दुगना कर देते हैं, क्या करते हैं परिधि को दुगना कर देते हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो उस जो पुराने क्षेत्रफल का 4 गुना होता है जी, ठीक है। जैसे मान लो अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो अब कितना आएगा 4। तो इसने पूछा कि यहाँ कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। तो पहले 1 था अब 4 हो गया, तो देखो कितनी वृद्धि हुई या परिवर्तन हुआ है 3 गुना की, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका जो क्षेत्रफल है वो 3 गुना परिवर्तित होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 50 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2.25 मीटर माप की एक दीवार बनाने के लिए 30 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि दीवार का 10% भाग सीमेंट और बालू इत्यादि है, ठीक है। तो देखो हमें निकालनी है ईंटों की संख्या, ठीक है। अब ईंटों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखो एक जो दीवार होती है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, और वो होती है घनाभ के आकार की, ठीक है। और जो ईंट होती है उसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तो वो भी घनाभ के आकार की होती है, यानी दोनों ही आकृतियां जो है घनाभ के आकार की है। और अगर ईंटों की संख्या निकालनी है तो जो दीवार का आयतन है, ठीक है, दीवार का आयतन उसके अंदर हमें भाग देना है एक ईंट का आयतन, ठीक है। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे दो, ईंटों की संख्या कुल पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखो दीवार होती है घनाभ के आकार की, और घनाभ का जो आयतन है वो होता है LBH, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ईंट भी घनाभ के आकार की, इसका आयतन भी LBH, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब अगर हम दीवार का माप लिखते हैं तो दीवार की लंबाई कितनी देर की है 50 मीटर इंटू चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 0.25 मीटर। इसी तरह नीचे दीवार ईंट का माप दे रखा है 30 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ऊपर मीटर है और नीचे सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा, यानी मीटर है तो मीटर में चेंज कर दो और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज कर दो। तो हमेशा जो बड़ा होता है उसको छोटी इकाई में लेकर जाओ, ठीक है। और ध्यान रखना 1 मीटर के अंदर हमेशा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से गुणा कर दो, तो अगर हम 50 को 100 से गुणा करते तो हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर, 3 को 100 से गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर। देखो 0.25 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25, क्योंकि देखो यहाँ पर 0.25 गुणा 100 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 25, और नीचे सारे सेंटीमीटर है तो इसको 30 इंटू 12.5 इंटू 10 लिख दो, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 लगेगा। अब जो कट रहा है उसको काट कर इसको सरल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखो 2 0 से ये 2 0 कट गया और 3 से ये 3
कट जाता है। ठीक है, अगर हम इसको 25 से काटते हैं 125 और 250 को, तो 125 दूना 250 भी होता है, या फिर छोटी संख्या से भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास इधर आ गया 5000 और इधर बचा अपने पास 2, तो 5000 को 2 से गुणा करेंगे तो 10,000, तो कुल ईंटें कितनी लगेगी 10,000। लेकिन इसने यह कहा कि इस दीवार का जो 10% भाग है वो सीमेंट और बालू का है। ठीक है, मतलब 10% भाग पर सीमेंट और बालू है। तो अब जो ईंटें वास्तव में लग रही है वो कितने भाग पर लग रही है 90% भाग पर। ठीक है, तो हमें यहाँ जो 10,000 ईंटें का 90% निकाल लेना है, तो इसको गुणा कर दो 90% यानी 90/100 से। यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 1000 को 9 से गुणा करेंगे तो टोटल जो ईंटें लगेगी वो कितनी होगी 9000। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि अनुक्रम 0, 3, 8, 15, 24 और 35 का नवा पद क्या होगा। ठीक है, देखो अगर हम इन सब नंबरों को अगर ध्यान से देखते हैं तो ये अपने पास देखो, अगर इसमें एक जोड़ते तो 1 आता है, इसमें एक जोड़ते तो 4 आता है, इसमें एक जोड़ते तो 9 आता है, इसमें एक जोड़ते तो 16, इसी तरह 25 और 36। ठीक है, यानी ये जो वर्ग संख्या है, क्रमागत वर्ग संख्या, उनका एक अंक माइनस करके लिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये एक, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो छठे का यानी 6 का स्क्वायर, इसी तरह सातवें में 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81। यानी जो इसका नवा पद है वो 9 का स्क्वायर है, उससे एक कम करके लिखेंगे तो क्या आएगा 80। तो इस सीरीज का जो नवा पद है वो कितना हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना ये ट्रिग्नोमेट्री से है कि साइन कोष्टक 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपने पास कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमेशा होता है कोस थीटा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक वस्तु 7,200 रुपये में खरीद कर 5,400 रुपये में बेची, तो इस वस्तु को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, देखो कितने में खरीदा इसको, इसका क्रय मूल्य था 7,200 रुपये और विक्रय मूल्य है इसका 5,400। ठीक है, अब देखो 7,200 में कोई चीज़ खरीद कर आप 5,400 में बेचोगे तो आपको क्या होगी हानि, और कितने की हानि होगी, तो 7,200 में से 5,400 माइनस कर लो, यानी 1,800 रुपये की इसको हानि होगी। अब देखो ये लाभ हो या हानि हो, हमेशा वो क्रय मूल्य पर होता है। तो ये जो हानि हुई है इसको 1,800 की, ये किस पर हुई है 7,200 पर। यहाँ लिखेंगे हम 7,200 पर हानि हुई है, इसको 1,800 रुपये की निकालना है प्रतिशत, 100 पर x। ठीक है, वजह गुणा कर दो, x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 1,800 बटा 7,200। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 का भाग 72 में 4 बार, और 4 का भाग 100 में 25 बार, तो इसको 25% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि एक गांव की जनसंख्या 25% वार्षिक दर से बढ़ती है, यदि 3 वर्षों के अंत में जनसंख्या 10,000 है तो पहले वर्ष के शुरू में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो देखो पहले वर्ष के शुरू में जनसंख्या में पता नहीं, हम क्या मान लेते हैं x, और हर साल 25% की दर से बढ़ती है। देखो जनसंख्या या तो बढ़ती है या घटती है, अगर बढ़ती है तो 100 में जोड़ के लिखना है, घटती है तो 100 में से घटा के लिखना है। ठीक है, तो पहले साल बढ़ेगी इसकी 25%, और तीसरे साल तक भी ये 25% के हिसाब से ही बढ़ेगी, तो फिर 25% और लास्ट में भी 25%। ठीक है, अगर देखो जनसंख्या मालूम नहीं तो मान लेते हैं x, और 25% बढ़ी तो कितनी हो गई 125/100, फिर 125/100, और फिर 125/100, और बराबर में कितनी हो गई वो 10,000। ठीक है, तो बताओ ये आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, जहाँ बराबर का सिंबल है। अब देखो x के साथ क्या अपने पास, ये तीनों 125। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास x इंटू 125 इंटू 125 इंटू 125 बराबर में 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10,000। ठीक है, ये तीनों गुणा में कहाँ चले जाएंगे भाग के अंदर, 125 इंटू 125 इंटू 125। अब जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 25 से कटते ही 25 चौक 100, 25 पंजे 125, फिर 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। ठीक है, 5 से ये 10,000 करता है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 जीरो का 3 जीरो, फिर 2,000 से 5 करता है, 5 चौक 20, 2 जीरो का 2 जीरो, फिर 5 से 400 करता है, 5 8 40, 0 का 0, 80 बार। ठीक है, अब जो बचा उसको गुणा कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 80। ठीक है, अगर इनको गुणा करते हैं तो अपने पास देखो ये हो जाएगा अपने पास 4 चौक 16, 16 चौक 64 गुणा 80, तो 0 का 0, 8 चौक 32, हासिल का 3, 48 और 3
51। तो 3 साल पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 5120। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से 200 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी। ठीक है, यह कितने समय में पार करेगी? देखो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर वो पुल को पार कर रही है तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर 200 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, यानी 300 और 200 कितना हो जाएगा? 500। तो उसको पार करना है 500 मीटर किस स्पीड से? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड का मतलब ये जो दूरी है वो है 25 मीटर की, और तय करती है वो कितने समय में? 1 सेकंड के अंदर। पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में। तो बताओ 500 मीटर की दूरी वो कितने समय में तय करेगी? x वजर गुणा कर दो, ये जाएगा 25x बराबर 500। 25 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में, और 25 दूना 50, 0 का 0। तो 20 सेकंड के अंदर वो उसको पार कर लेगी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा? देखो द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर हो तो ध्यान रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है ये a होता है, ये b है और ये c होता है। ठीक है, अब देखो अपने पास b कितना दे रखा है? माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? p, और c का मान कितना है? 9 बराबर 0। ठीक है, अब माइनस 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है प्लस का 144, माइनस 9 को 4 से गुणा किया तो 36p बराबर है 0। ठीक है, ये प्लस का 44 इधर आएगा तो माइनस 36p बराबर हो जाएगा माइनस का 144। माइनस माइनस कैंसल, 36 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर, और 36 का भाग 144 में जाता है सीधा सीधा 4 बार। तो p का मान कितना होगा? 4। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना अगला पार्ट है रीजनिंग का, और रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रिजन शब्द में से कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? देखो अपने पास वर्ड दे रखा है PRISON। ठीक है, तो इनमें जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं उनके बीच में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना कि यहाँ अल्फाबेट के अंदर है? ठीक है, अब देखो इसको कैसे पता करते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे मान लो अगर अपने पास लिखा है P और R। ठीक है, तो देखो यहाँ P और R के बीच में कोई भी गैप यहाँ नहीं है, और यहाँ पर अगर हम P और R के बीच में देखते हैं तो यहाँ एक वर्ड का गैप है। तो ये गैप अगर बराबर मिलता है तो वही जोड़े में लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने पास पहला वर्ड है P, तो P से एक बार सब नंबरों को मैच कर, आगे जो अक्षर लिखे हुए सारे अक्षरों से मैच करके देखो। ठीक है, अब P और R का हमने देखा नहीं मिला। P से अगर हम I को देखते हैं तो देखो यहाँ P और I के बीच में यहाँ पर एक वर्ड का गैप है, और यहाँ अगर अल्फाबेट में देखते हैं तो P और I के बीच में यहाँ देखो बहुत सारा गैप है, तो ये भी नहीं होगा। P से अगर हम S को देखते हैं तो यहाँ देखो 2 वर्ड का गैप है, और यहाँ P से अगर हम S के पास जाते हैं तब भी यहाँ 2 वर्ड का गैप है। तो पहला जोड़ा हमें मिल गया P और S। ठीक है, इसी तरह P से हम आगे चलते हैं तो O। ठीक है, देखो यहाँ P और O के बीच में यहाँ पर एक भी संख्याओं का गैप नहीं है जो अल्फाबेट है उसके अंदर, और यहाँ पर जो दे रखा है वो कम से कम 3 संख्याओं का, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं P और N। ठीक है, तो P और N के बीच में यहाँ पर एक संख्या का गैप है और यहाँ पर 4 का है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब P से अपने पास सब कुछ देख लिया, अब P को काट दो। ठीक है, R से चलते हैं, R और I। ठीक है, आगे ही चलना है, पीछे वापस नहीं आना है। R के बाद I, देखो यहाँ पर R और I के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड का गैप है, एक भी गैप नहीं है। ठीक है, और R के बाद S के पास चलते हैं, तो R और S के बीच अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो R और S यहाँ पर एक भी वर्ड का गैप नहीं है, ये पास पास में है, तो ये आर एस का भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आर और ओ के बीच में हम देखते हैं, देखो यहाँ आर और ओ के बीच में कितने वर्ड का गैप है? 2 वर्ड का, और यहाँ भी 2 वर्ड का गैप है, तो अगला जोड़ा क्या है अपने पास? आर ओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं आर और एन। ठीक है, आर और एन के बीच में अगर यहाँ हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर 3 वर्ड आ रहे हैं और यहाँ भी 3 वर्ड है, तो ये भी सही होगा। अगला जोड़ा क्या होगा? आर एन। ठीक है, आर से हमें कितने जोड़े मिले? टोटल 2, आर और एन। ठीक है, अब आर को भी छोड़ दो, आई और एस। ठीक है, आई से लेते हैं तो आई एस के बाद देखो यहाँ पर आई एस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, आई ओ के बाद भी यहाँ देखो आई और ओ के बीच में भी बहुत ज़्यादा गैप है, और आई और एन के बीच में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, यानी आई से कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, एस से लेते हैं तो एस ओ। ठीक है, देखो यहाँ एस और ओ के बीच में
3-4 वर्ड का गैप है, ठीक है। एस एन के बीच में भी देखो यहाँ पर भी 3-4 वर्ड का गैप है, तो एस से भी कुछ नहीं मिला हमें। ओ और एन का अगर हम देखते हैं तो ओ और एन देखो दोनों पास पास में, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है और यहाँ भी कोई भी गैप नहीं है, तो अगला जोड़ा क्या होगा, ओ एन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने जोड़े मिले हमें, 1 2 3 और 4, तो कितने युग्म में, 4। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि यदि वर्षा को गुलाबी को बादल, बादल को जल और जल को पुल के, तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे। देखो ये कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है। इसने कहा वर्षा को गुलाबी, दूसरा इसने गुलाबी को बादल, बादल को जल और जल को पुल कहे, तो बताओ प्यास लगने पर क्या पिएंगे। तो देखो प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, जल यानी पानी, ठीक है। देखो यहाँ पर देखना यहाँ से है कि प्यास लगने पर जो रियल वो आंसर है वो यहाँ से देखना हमें, ठीक है। प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे, जल, और जल को कोड क्या कर रहा है, ये पुल के रूप में, तो हम प्यास लगने पर क्या पिएंगे, पुल। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर सवाल ये पूछता है कि बताओ गुलाब के फूल का रंग कैसा होता है, ठीक है, तो गुलाब के फूल का जो रंग है वो गुलाबी होता है, लेकिन गुलाबी को क्या बोल रहा है, ये बादल। तो अगर ये सवाल हमसे पूछता है कि गुलाब के फूल का रंग कैसा होगा, तो फिर उसका आंसर क्या होता, बादल। अगला क्वेश्चन अपना कि घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटे में कितने चक्कर घूमेगी, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे, और आपके जितने भी सब्जेक्ट वाइज नंबर है उसके आंसर भी आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर देना। अगला क्वेश्चन अपना निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से एक अलग है और 3 सेम है, उस अलग का चुनाव करना है, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा अपने पास 14 और 16, दूसरा है अपने पास 56 64, तीसरा है 77 88 और चौथा है 90 और 80। तो अगर हम इन नंबरों को काटते हैं तो ये देखो 14 और 16 2 से कटता है, 2 7 14 और 2 8 16, यानी इनका जो अनुपात है वो क्या आया, 7:8। इसी तरह 56 और 64 किसे करता है, 8 से, ठीक है। 8 7 56 और 8 20 64। इसी तरह 77 और 88 11 से करता है, 11 7 77 और 11 8 88। और यहाँ देखो 0 से 0 कट गया, या बचा 8:9। तो इसमें अलग क्या आ रहा है, 8:9। बाकी तीनों का अनुपात 7:8 है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन अपना कि यदि 9 × 6 × 5 बराबर 695, 8 × 2 × 5 बराबर 285 हो, तो 5 × 7 × 3 बराबर क्या होगा, ठीक है। देखो ये 9 × 6 × 5 को लिख रहा है 695, 8 × 2 × 5 को लिख रहा है 285, तो 5 × 7 × 3 को क्या लिखेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन्हीं नंबरों को ये इधर जमा के लिख रहा है, बस थोड़ा इधर उधर हेर फेर करके लिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ लास्ट का वर्ड सेम है, पहले को और दूसरे को, ठीक है, उल्टा करके यहाँ लिख रहा है। फिर अगले में भी पहले दूसरे को उल्टा किया और तीसरा सेम लिखा, तो यहाँ भी पहले दूसरे को उल्टा कर दो, तो 5 और 7 का उल्टा होता है 7 5, और 3 को 3 लिख दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 753। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।